हेलो दोस्त, नमस्कार। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा, कैसे कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 मिलेगा और ये हर लोग देख पाएंगे, जो नहीं पढ़ते उसको भी पता चलेगा कैसे जुड़ता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर जाएगा, तो उस वीडियो को थोड़ा सा आप 1.5 करके देखिएगा, लेकिन पूरा देख लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, पूरी तरह से अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर अपना फोन बंद करो जी। तो सबसे पहले तो फिर ऐसी बात नहीं है, तो देखिए पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पावर प्लांट को कैसे हम लोग बिजली उत्पन्न करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ये पानी के द्वारा भाप को मतलब स्टीम बनाएंगे, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोयला का भंडारण करेंगे। अब ये कोयला कहीं से आ रहा होगा, ये कई माध्यम से आता है। अपना ट्रेन व्रेन के आजकल देखो गाड़ी चलती है ना, तो उसके लिए प्लांट बहुत बड़ा, कई किलोमीटर के अंतर्गत, तो ऐसा हम लोग कोयले का भंडारण करते हैं, स्टोर किया जाता है। अब उस कोयले को स्टोर करने के बाद स्टोर किया जाता है, फिर उसकी धुलाई किया जाता है। धुलाई मतलब धोना। वो धोकर कैसे, कन्वेयर बेल्ट रहता है, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से उसको हम लोग क्या करते हैं, वो अपने पास हम लोग लेकर आ जाते हैं। कहाँ पे, बॉयलर मतलब भट्टी के पास आते हैं। ठीक है, बॉयलर में उसमें 2 चीज़ होगा, नीचे भट्टी लगी होगी, ऊपर एक टैंक नुमा बना होगा जिसमें पानी होगा। वो जब ये जलेगा, मेनली मैं बता दूं कि लगभग ये जो स्टोर किया जाता है वो लगभग 1.5 से 2 मिलियन मैट्रिक टन कोयला हम लोग स्टोर करके हमेशा प्रॉपर रखा जाता है। ठीक है, अब क्यों, लगभग मतलब 30 से 40 दिन का मतलब कोयला हम लोग स्टोर करके होना चाहिए हमारे पास। इसके पहले रहेगा तो हम लोग नहीं स्टोर कर सकते। इसके लिए बहुत बड़ी एरिया की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी यही इसका चीज़ होता है। अब वो कोयला मान लीजिए लेकर आए, तो अब वो कोयले को फिर हम मशीन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है। ठीक है, अब उसको पीस के एकदम पाउडर, जैसे आटा देखे हैं, आटा नुमा बना दिया जाता है। और फिर उसमें उसको हम लोग झोंकते हैं, किसमें, भट्टी में। अब भट्टी कैसी चीज़ होती है, अब बॉयलर क्या समझ रहे हैं कि बॉयलर जैसे आप गांव में देखे हैं, कल जहाँ दूध पकता है जिसे कोल्हार बोलते हैं गांव में, देहात भाषा कोल्हार है। तो उसमें जैसे आप नीचे से झुकते हैं, ऊपर रस वगैरह फैलता है ना, उसी प्रकार से बॉयलर का काम क्या करता है, जब नीचे से हम लोग भट्टी उसको देते हैं, हीट करते हैं। हाँ, चूरा वगैरह कूटने वाली जो मशीन होती है उसमें भी हम लोग भूसी देते हैं ना, तो वही उसी प्रकार से इसमें भी जब हम लोग क्या करते हैं कि अपना हीट को मतलब उसको बॉयलर को दग्ध कराते हैं, तो उसमें पानी रखा रहता है। ठीक है, अब वो पानी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है। अच्छा, पानी कई प्रकार से इसमें रखा जाता है, एक बॉयलर बना के उसको उबाला जाता है। लेकिन तो कुछ क्या होता है ना कि उसको पानी को एक हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पाइप नुमा इसी में बना दिया जाता है। अब इस पाइप क्या करती है ना कि ये जब आग जल रहा है, मान लीजिए 2 ये भट्टी है, ठीक है, अब दोनों की तरफ से आग जल रहा है, अब बीच में पाइप नुमा ऐसे हम लोग ऐसे करके, और उस पाइप को ऐसे पानी उसमें क्या कर दिया, गुजारा जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी उसको मूव कराया जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, पानी जब मूव कर रहा है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस में तापमान इतना हो जाता है कि वो पानी जो उसमें होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब भाप बन जाता है। और वो भाप क्या कर लेता है कि फिर सीधे वो भाप हमारे टरबाइन को दे देता है। अब टरबाइन देखिए, अब ये भाप यहाँ से जैसे सुपर हीटर होता है, ठीक है, ये हीट करता है और हीट करके हम लोग किसको दे देते हैं, वो एक टरबाइन को दे दिया जाता है। ठीक, अब एक टरबाइन क्या करता है, अब अच्छा ये बॉयलर से जब बॉयलर को हम लोग करेंगे तो उससे जो जलेगा, कोयला जलेगा, तो उसका राख निकलेगा ना। यस सर। तो वो राख क्या करेगा, एक बॉयलर के पीछे वाले हिस्से पे, बॉयलर के पीछे वाले जैसे भट्टी जब चलती थी तो उसके पीछे से एक राख देखते हो, जो कोल्हार जो था नीचे मतलब राख आग निकालने का काम करता था, तो वो इकट्ठा होता था। अब उसी को उठा के हम लोग लेकर जाते थे कहाँ, कहीं जैसे जहाँ लगाया गया था वहीं पर हम लोग उसको गाज देते थे। ठीक, लेकिन तो उसमें क्या होता था कि जो कोयला का जो जलता था ना, उसमें कुछ मतलब भारी पार्टिकल होते थे जो थोड़ा सा अच्छे राख होती थी, वो उसी के नीचे गिर जाता था। तो उसको क्या किया जाता था, उसको उठा के किसी सीमेंट वगैरह फैक्ट्री वगैरह में हम लोग दे देते हैं, ताकि उसका यूज हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा नमी उत्पन्न रहता है जैसे धूल इत्यादि में, वो चिमनी के माध्यम से हम लोग ऊपर निकालते हैं। लेकिन आगे बताएंगे चिमनी में क्या होता है, पहले इतनी बात समझ में आया होगा। अब उसको क्या करते हैं, राख को उसके निचली भाग को आया उसको निर्वात किया जाता है, फिर उसके बाद भंडारण के यहाँ उसको निकाल के उसके भंडारण के यहाँ हम लोग राख को लेकर जाया जाता है। फिर बात करते हैं जब यहाँ से सुपर हीटर, अब यहाँ की बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, जब सुपर हीटर से हम लोग उच्च टरबाइन
इसमें 3 टरबाइन लगाया गया। और सुपर हीटर क्यों लगाया गया? सुपर हीटर लगाने से क्या होता है ना कि जो पानी होता है, अच्छा ये पानी जब आया तो फिर पानी जब आया होगा तो उसमें हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। अब उस हीट में कुछ ना कुछ मॉइस्चर ला होगा, जो भाप निकल के आएगा तो भाप में कुछ तो नमी रहेगी ना, उस नमी को और मतलब प्यूरिफाई कर और सुखाकर और स्टीम तगड़ा बनाने के लिए सुपर हीटर लगाया गया। अब उस सुपर हीटर की वजह से, सुपर हीटर के माध्यम से हम लोग उच्च टरबाइन मतलब हाई प्रेशर टरबाइन, उसमें 3 टरबाइन लगी रहती है। हाई प्रेशर टरबाइन, लो मीडियम प्रेशर टरबाइन, पहला हाई टरबाइन, दूसरा मीडियम और तीसरा हम लोग लो टरबाइन। ये 3 टरबाइन से उसको किया जाता है। जाहिर सी बात है जब बहुत हीट बहुत तगड़ी आएगी तो ये ब्लेड होता है, टरबाइन कैसे ब्लेड हो, अब उस पर पड़ेगा लगभग हम कह सकते हैं 250 से 300, कितना 250 से 300, 250 से केजी से 300 केजी तब एक ब्लेड पे प्रेशर पड़ेगा। मतलब ऐसे ब्लेड लगा रहता है, आप गांव में देखे हैं वो चरखा ऐसे लोग घुमाते थे, जो गेहूं ऐसे ओसाते थे ना, अब वैसे पत्ती लग जाती है उसमें टरबाइन की है। अब वो कपलन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ये सब फ्रांसिस टरबाइन होती है तो बारे में बताएंगे। तो उसमें क्या कहता है उतनी जोर एक ब्लेड पे लगता है। अब बताइए अगर किसी पे 250-300 केजी की रफ्तार से अगर उस पर प्रेशर लगता हो, उसकी रफ्तार क्या होगी, बहुत तेजी से होगी। अब मतलब हीट ज़्यादा था ना तो वो उच्च टरबाइन को हम लोग दिया गया। अब वो उच्च टरबाइन से कुछ निकला भाप, हीट निकला, अब उस हीट को क्या कर लिया जाता है उच्च तापक मतलब उच्च हाई प्रेशर तापक में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उससे जो निकलेगा, अब हीट निकलने के बाद उससे जो हीट निकला, अब वो हीट के थोड़ा सा कमज़ोर तो होगा ना। अभी आप काम कर रहे हैं, अभी खाना खा के आते हैं, जैसे पढ़ने आते हैं तो उसमें क्या होता है आपकी एनर्जी रहता है फुल। जैसे 2 क्लास में पढ़ा देते हैं उसके बाद आपकी एनर्जी धीरे डाउन होती है ना, इसीलिए लंच दिया जाता है ना कि लंच लीजिए फिर टाइट होइए, अपना धीरे एनर्जी में आइए। तो जब कम करेंगे तो जो स्ट्रीम होगा थोड़ा बहुत तो उसमें कम हो जाएगा। अब वो स्ट्रीम जो थोड़ा सा कम होगा उसे ये स्टीम यहाँ से लेकर, अब ये स्टीम लेने के बाद फिर से उसे सुपर हीटर के माध्यम से निकाल के उसको किसको दे देंगे, मध्य वाले में दे देंगे। अब इस मध्य वाले में से निकलेगा तो मध्य, और उसको मध्य से निकलेगा तो निम्न जाएगा। इसके नीचे देखिए मैं 2 चीज़ देखिए, इसकी एरिया में कुछ ज़्यादा बनाया, इसकी एरिया कुछ कम बनाया, इसकी एरिया सबसे कम बनाया गया है तो टरबाइन की। अब उसके लिए ये डिपेंड करता है एरिया उसके प्रेशर पे, क्या दाब पे। अब प्रेशर कम हुआ तो जब एरिया कम रहेगी तभी तो उतना दाब लग पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाता। अच्छा तो फिर अब यहाँ से टरबाइन से कुछ भाप निकलेगा, तो जब भाप निकलेगा वो संघनित मतलब कंडेंसर इसको बोलते हैं, ठीक है कंडेंसर। तो वो क्या करेगा, इसको शीतक मतलब कूलिंग टावर के माध्यम से पानी को मतलब इसको ठंडा करेगा, पहले इसको ठंडा करेगा। अब ये ठंडा करेगा जलाशय से, फिर यहाँ से पंप के पास लेकर जाएगा, ये फिर जल पंप के माध्यम से फिर हम निम्न दाब के यहाँ मतलब निम्न दाब को इसको पानी, अब ये पानी वेस्ट चला जाता है ना, खराब हो जाता है, लेकिन इस पानी को हमको मतलब कुछ हीट रहता है तो इसी पानी को उठा कर हम लोग कहाँ लेके आते हैं यहाँ पे। अब इस पानी को जैसे हम लोग लेकर आए, ठीक है अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो अब इस पानी को यूज करने के दौरान हम लोग बात करेंगे, जब इसको लाया गया तो उसमें कुछ पानी और जैसे शीतल वाटर है, कुछ पंप के माध्यम से कुछ पानी और मिला दिया गया। अब कुछ पानी गर्म था, जैसे कुछ 1 लोटा पानी गर्म, उसमें 2 लोटा पानी ठंडा मिलाओगे तो कुछ तो टेम्परेचर बनेगा। अब वो टेम्परेचर जब बन गया तो उसको जल पंप के माध्यम से उसको क्या कर दिया गया, वो निम्न दाब के माध्यम से उसको पंपिंग किया, ये निम्न दाब के ऊपर गया फिर उसको पंप किया गया। और यहाँ से देखिए उच्च दाब वाला गैस आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से उच्च दाब वाला गैस आ रहा है। अब ये जो उच्च वाला दाब वाला गैस आ रहा है वो क्या दे दिया गया, निम्न दाब वाले पे दे दिया। ये भाप आ रहा है ना, यहाँ से भी तो भाप ही आ रहा है भाई, यहाँ से भाप, तो ये भाप और ये निम्न दाब मतलब ठंडा जल उस मात्रा में गर्म हो गया था। अब इसको, अब ये दोनों जल जब निम्न दाब पे आए तो इसको पंप के माध्यम से उच्च दाब में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसको हाई प्रेशर से उच्च दाब वाले में तापक में भेज दिया गया। अब ये क्या किया गया कि इसी के माध्यम से हम लोग कहाँ भेज दिए, इकोनोमाइजर पे, कहाँ भेज दिए, इकोनोमाइजर। अब ये इकोनोमाइजर क्या हो गया, तो अब यहाँ से देखिए जो ये दग्ध गैसें होती हैं, जब सुपर हीटर जब हीट होगा तो जाहिर सी बात उसमें कुछ गैस हीट निकलेगा ही निकलेगा। अब उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं, उसी हीट को अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं। अब इसी हीट को एक डस्ट कलेक्टर मतलब उसमें जैसे हीट करेगा थोड़ा, चलो बैठो बैठो, लेट का है तो बड़ा हो जाता है, ठीक है ठीक। देखो तो अब ये डस्ट क्या होता है कि डस्ट कलेक्टर में वो जितना धूल कण है, इधर देखो आई गई उसको क्या देखते रहते, इधर पहले देखो तुम लोग तो यार एकदम
ये नाचे तब तक 10 नोट देगा, अपनी ध्यान देखो तो आ जाएगा। ठीक है, मोहब्बत किससे करो यार, वो सब आती जाती दुनियादारी सब बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ से डस्ट क्या करेगा कि जब डस्ट यहाँ पर लेगा तो वे मतलब जैसे धूल कड़ी इत्यादि कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, जो सुपर हीटर का ही चीज़ रहता है उसको इकोनोमाइजर तो मतलब वो भी हीट का ही जनरेशन करता है। सुपर हीटर मतलब पहले हम लोग इकोनोमाइजर, जैसे सुपर हीटर से यहाँ से भेज दिया, ये जल आया, फिर ये जल कहाँ भेज दिया, फिर ये सुपर हीटर में भेज दिया। ये सुपर हीटर किसमें चला गया, बॉयलर में। अब बॉयलर से यहाँ का पानी किसमें गया, बॉयलर में। तो इससे क्या होता है कि सुपर हीटर लगाने से हमारी इफिशियंसी क्या होती है, 10 से 15% बढ़ जाती है बॉयलर की। तो जाहिर सी बात है, एक ठंडा पानी आप डाल रहे थे, अब वही ठंडा पानी को धीरे धीरे कई स्टेप से गुजारा गया तो उसको गर्म कर दिया गया। अब गर्म करने के बाद तो पहले जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको भी पता है कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, सबसे प्योर माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी मान लीजिए आपका नदी वगैरह में है, जलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसमें हम लोग ठंडा पानी रहता है तो उसको किसी माध्यम से कुछ हीट कर लिया, जैसे नॉर्मल ठंडा होता है ना, डॉक्टर बोलता है शीत गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, ठीक है, सेहत के लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन तो इसके सेहत के लिए यहाँ फ़ायदा हो रहा है, जब इसको हम लोग शीत गर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ पे होता है। तो अब ये गर्म कुछ हो जाएगा माध्यम से, तो शीत गर्म से मतलब यहाँ मत समझिए कि वो बाबू जाके उंगली डाल देगा, वो नहीं, यहाँ उंगली डालोगे तो फिर वही फपचा उपराएगा, तो यहाँ पे वो चीज़ मत कर लेना तुम। तो यहाँ पे जब हम लोग पहुँचाएँ तो यहाँ पे अच्छा ये वायुवातक मतलब ये कह रहा है कि ये चिमनी से, अच्छा ये क्यों हम इसको देते हैं, ये वायु क्यों यहाँ से देते हैं कुछ चीज़ों से, तो ये निम्न इसको दिया गया। वायु यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, ये इसको दिया जाता है। जो भट्टी में जो लगेगा तो उसको एयर की जरूरत पड़ेगी ना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ को बर्न होने के लिए, तो वो यहाँ से एयर दे देता है। और कुछ एयर जैसे फ्लू गैस वगैरह जो गैस निकलती है, जैसे भाप का कुछ निकलता है, वो वायुमंडल में चला जाता है। अब वायुमंडल में पूरे जाता तो पूरा धूल कड़ता तो वायुमंडल हो जाता है, लेकिन तो उसको क्या किया जाता है, चिमनी भेजने से पहले चिमनी के नीचे जालीनुमा बना दिया जाता है। ये जालीनुमा चिमनी के नीचे रहता है, वो कुछ कण जो होते हैं पार्टिकल वो नीचे गिर जाते हैं, बाकी आपको क्या कर दिया जाता है, ऊपर की तरफ हम लोग भेज देते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप बताइएगा। हाँ, ये राख का भंडारण जो करते हैं, यहाँ से निकल के आएगा तो राख में चला जाएगा, राख का जो पीछे वाले बॉर्डर में राख की तरफ ये स्थापित कर लेगा, फिर उसको कहीं भंडारण की जगह कहीं हम लोग एरिया बहुत 2-3 किलोमीटर के रेंज में बना रहता है, वहाँ हम लोग ले जाकर इसको डाल देते हैं। और फिर देखिए यहाँ मध्य टरबाइन से मैं बात किया था, तो ये जब टरबाइन से निकला तो उससे जब निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये टरबाइन है, तो जब इसके जब ब्लेड लगा है तो ये रोटेट करेगा ही करेगा, और जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट है तो शाफ्ट घूमेगा ही घूमेगा, और जब शाफ्ट घूम रहा है तो इसका मतलब कि इसमें मैकेनिकल पावर उत्पन्न हो रहा है। अब ये मैकेनिकल पावर क्या करेगा, किसी अल्टरनेटर को दे देगा। तो जब ये अल्टरनेटर को दे देगा तो अल्टरनेटर क्या करेगा, उससे बिजली उत्पन्न करेगा। वो फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कि किसी भी मैकेनिकल शाफ्ट में जो घुमाओगे तो ये अल्टरनेटर में 2 चुंबक रहता है, तो जो चुंबक के बीच में जो कंडक्टर को कट करने लगता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है कि उसको सर्किट ब्रेकर में क्या करता है, सर्किट ब्रेकर के माध्यम से उसको जैसे बिजली उत्पन्न हो गई, अब बिजली उत्पन्न हो तो उसके पहले फिर सर्किट ब्रेकर लगा के और बस बार के माध्यम से हम लोग उसको भेज देते हैं। कहाँ पे भेज देते हैं, बाबू जहाँ सोया रहता है। बाबू उजाला खाते नहीं तो लोग ये सब काम करते हैं ना, हंस रहा है बाबू सोना का नाम लेके, गधा समझदार है तो नहीं, वो सब के चक्कर में नहीं। ठीक है, अपने ये देखो इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, इसको कैसे समझा जाए, ये सब वो सब अभी समय बहुत है करने के लिए। एक बार यहाँ मिल जाएगी सफलता तो फिर जिसके लिए आप भाग रहे हैं वो आपके लिए भागेगा। ठीक है, इसलिए चक्कर में आप उस चीज़ को मत पड़िए। ठीक है, नहीं तो देखिए उसका आज इनिशियल कास्ट उसकी ज़्यादा हो गई, आज आपकी इनिशियल कास्ट को कम कर रही है, लेकिन तो कल अगर आप अपने ऊपर इनिशियल कास्ट ज़्यादा करेंगे तो कल के दिन आपकी इनिशियल कास्ट वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी इनिशियल कास्ट वैल्यू घट जाएगी। तो इसलिए आइए हम इनिशियल कास्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, रिमार्क, अब इसके बारे में जानते हैं कि इसकी क्या क्या मतलब हम लोग जानेंगे, तो सारी बातें हम लोग बताए हैं। तो सबसे पहले इनिशियल कास्ट मतलब जैसे बोलते हैं प्रारंभिक लागत। कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी में है, तो इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा लिख रहा हूँ, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश अपना लिख लेंगे। ठीक है, मुस्कुराओ मत, यहाँ कोई कला नहीं चल रही है, पहले इसको समझो। आधा दिमाग तुम मुस्कुराने में दे देते हो, फिर इधर उधर ताकने में समझ में नहीं आता, फिर कहो सर ये कहाँ से आ गया। तो ये पहले देखो, ये हाइड्रो क्या होता है, जल। ठीक है, तो ये प्रारंभिक लागत जो होता है उसकी कीमत, जैसे मान लो सागर की कीमत तुम्हारे कीमत से ज़्यादा हो सकती है,
तुम्हारा जो इनिशियल कास्ट जो होता है ज़्यादा है, प्रारंभिक लागत तुम्हारी ज़्यादा है, क्योंकि तुम बुलेट से आते हो, 10,000 की घड़ी पहनोगे, तो ये सब तुम्हारी इनिशियल खर्चा है, मतलब प्रारंभिक तुम्हें तैयार होने में वो खर्चा लग रहा है। तो तुम हाइड्रो मतलब मोटा तगड़ा हो ना, और सागर है तभी तप्त वाला है, मतलब अभी तप रहा है अपने आप, ठीक। अब वो तप रहा है तो इसका मतलब कि वो अभी उसकी इनिशियल कास्ट तो कम लगती है, मतलब उसको बनाने बनाने में इधर उधर खोजना पड़ता है, तो कम है। लेकिन तुम्हारा रनिंग में कोई खर्चा नहीं है, रनिंग कास्ट हाइड्रो का 0 होता है, मतलब कुछ नहीं, उसको एक बार बना दिया तो बना दिया, तुम एक बार बन गए तो बन गए, तो इसीलिए तो वो एक बार वो बन गई तो बन गई, वो क्या होती है, परमानेंट हो जाती है। और जो ये तप वाली होती है ना, उसका कास्ट थोड़ा सा कम तो रहता है उसके कंपेयर में, लेकिन इसका वो ऑपरेशन वाला चार्ज मतलब प्रचालन की गति में भी उसका खर्चा अधिक रहती है। क्यों अधिक रहता है, कहीं गिट्टी कहीं कोयला घट गया, तो कहीं पानी का कमी हो गया, तो कहीं उसको गैस को, फिर कहीं लेबर चार्ज हो गया, कहीं पंखा हो गया, ये सब चार्ज जो रनिंग के दौरान जो खर्चा आता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने बनाया है टिबुल वगैरह, तो उसमें दिन पर दिन पट्टा सट्टा टूटता रहता है ना, तो सब जो पट्टा एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन चार्ज, मतलब ऑपरेटिंग के दौरान जो चार्ज खर्चा होता है। तो अब बात करता हूँ कि इफिशियंसी किसकी अधिक होती है, लेकिन तुम्हारी इफिशियंसी अधिक है, क्योंकि सागर 5 किलो नहीं कर पाएगा काम, 5 किलो वेट नहीं ढो पाएगी, लेकिन तुम 10 किलो। ये हाइड्रो की इफिशियंसी सबसे सही होती है, याद करना है, मजाक नहीं, तुमको एक बात याद करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तो ये आपकी दक्षता जो है, ये आपकी दक्षता इनकी कम हो जाती है। क्या करते हैं ना, गरीब आदमी कितना भी करता है ना, तो उसकी इफिशियंसी की वैल्यू कोई नहीं करता है, और तुम हो अमीर आदमी, तुम्हारी कमी में तुम्हारा इफिशियंसी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हाइड्रो वाले की इफिशियंसी क्या होती है, ज़्यादा होता है। ये बेचारे दिन भर मजदूर काम करता रहता है, लेकिन दिन में क्या पाता है, 300 रुपया, ठीक है। लेकिन तो एक कोई अच्छा पढ़ा लिखा एक अच्छा है, तो एक कलम की कीमत उसकी 30,000 होगी, एक सिग्नेचर की कलम है। तो कहा जाता है कि वो मैं जंगल का कलम कहती है, मैं जंगल का घर हूँ, जिसके हाथ में लग जाऊँ दौलत का घर हूँ। तो एक कलम की पावर होती है, दुनिया की हर पावर खत्म की जा सकती है, लेकिन इस कलम की पावर नहीं खत्म की जा सकती, ठीक है। इसलिए आप इस कलम की पावर पे आओ, क्योंकि और किसी की पावर में जाओगे, आज झुंझुना घुमाओगे, गाड़ी बैठाओगे, यहाँ वाले जाओगे, वो पावर नहीं, क्षण भर की खुशी के लिए आप इधर उधर करते हैं, वो खुशी मिट जाएगी। लेकिन ये जो कलम की पावर की खुशी रहेगी, वो पूरी ताज जिंदगी, आपका लड़का भी नहीं तो फलाने दिन आएगा तो आपका लड़का भी बोलेगा पापा नहीं, पापा वो पापा अच्छे हैं। तो ये बात ध्यान रखना मेरे साथ, क्योंकि ये उम्र जो है ना, समय रहते बुद्धि नहीं आती है, जब समय खत्म हो जाती है ना तब बुद्धि आती है। तो हम लोग तो गड़बड़ कर दिए, लेकिन इसमें पढ़ा लिखा कोई ज़रूरत नहीं रहती। अनपढ़ जो आदमी उसको तो पढ़ा लिखा कोई काम रहता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोई पढ़े लिखने की बहुत ज़्यादा मतलब है, स्किल की ज़रूरत है, लेकिन तो कंपेयर टू द इसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर में हम लोग यूरेनियम वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे यूरेनियम से इसका जीवन काल मोर देन होता है, किससे काफ़ी हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी, हाइड्रो पावर प्लांट से भी अच्छा था। अच्छा, ये बात करते हैं कि अगर मान लो बिजली हमें लोग 400 kV वोल्ट मतलब 400 kV का उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए याद रखिएगा 50 एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता। ये यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीपीसीएल जेई में, अगर 200 kVA का बिजली उत्पन्न करना है तो 25 एकड़ की जमीन की आवश्यकता होती है। अगर ये 32 kVA की जनरेशन करना है तो 10 एकड़ की जमीन की नीड होती है और आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बात समझ में आया होगा। आई होप कि मैं आशा करता हूँ, मुँह मत भाओ यार, या कोई मिठाई नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया? थोड़ा बहुत एक बार इसी वीडियो को देखना चाहकर तो बताना, फिर नहीं समझ आएगा फिर हम पूरा बताएंगे, ठीक है। बताओ, तुम तो थोड़ा लेट आए, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन तो थोड़ा दुरुस्त आओ, ठीक है, घबराओ मत, ये आ जाएगा। तो ये चिमनी समझ में आ गया ना, धुआं फेंकती है, हाँ ठीक है। चलिए, ये ऑल ओवर रहा है आप लोग का, तो आई होप कि आपको भी समझ में आया। और मैं ऐसे ही ये चीज़ पूरे थर्मल पावर प्लांट के बारे में कंप्लीट किया गया। तो चलिए, मैं इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।